मैं निवेदन करूंगी कि सभी लोग प्लीज आगे से टाइम पर ही जुड़े, ताकि हमें कक्षा को स्टार्ट करने में विलंब ना हो। क्या होगा ये? ओके, सबको स्लाइड दिखाई दे रही है? यस मैम। जी। यस मैम, थैंक यू। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हम समझेंगे। मुझे लगता है कि मुझे दूसरी, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ने से पहले, मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डिफरेंस क्या है, कोई बताएंगे क्या मुझे? एनाटॉमी इज द मैम स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इज द फंक्शन। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एनाटॉमी में जो हम हैं, शरीर की रचना के बारे में बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। और फिजियोलॉजी में हम बात करते हैं कि वो कार्य कैसे करता है, कोई भी अंग है या सिस्टम है, उसकी जो है क्रिया प्रणाली के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, उसकी संरचना होती है, वो एनाटॉमी होती है, और फिजियोलॉजी में हम उसकी क्रिया प्रणाली के बारे में बात करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जब हम अपने शरीर के बारे में जब हम समझते हैं, तो पहले हमें उसके बारे में ये भी समझना होता है, क्योंकि कई जगह बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती हैं विभिन्न प्रकार की, तो उनको हमें समझना जरूरी होता है कि भाई कौन सी चीज कहाँ पर है। कई बार हम ऐसी टर्म से जो उनसे हमें पढ़ते हैं कि हमें समझ नहीं आता, तो बेसिक चीजों को हम उसको आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने शरीर के जो हमारे विभिन्न अंग हैं, अंग यहाँ पर नहीं कहूंगी, यहाँ पर हम सिर्फ अपने जो हमारे मतलब अंग भी कह सकते हैं, लेकिन अंग जो हमारे अंदरूनी अंग नहीं, यहाँ पे जो बाहरी जो हमारे शरीर के जो अंग हैं उनके बारे में बात करेंगे। कि जैसे ये है हमारा, कि हमारा सर होता है, हेड हम बोलते हैं, गर्दन है हमारी, हमारे कंधे हैं, हमारी जो है छाती है, पेट है, कोहनी है ना, बाजू है, उंगलियां हैं, हथेली है, और हमारे जो जंघा है, नाखून भी होते हैं हमारे, हमारे घुटने हैं, हमारी जो टांगे हैं, और उसमें भी जो हमारी एड़ी है ना, तलुआ होता है, पैर की उंगलियां होती हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये हमारा शरीर इन सब से मिलके बना है ना। लेकिन इसके अलावा भी ये जो एक्चुअली जो हमारे अंग होते हैं, ये हमारे अंग ऑर्गन्स है हमारे शरीर के, जो कि हमारे अंदर इन सब से हमें हमारा शरीर मिलके बना है। अंदर ये बहुत सारे काम कर रहे हैं। सिर्फ ये बाहर जो हमने पहले देखा, ये सिर्फ एक बाहरी रूप है जो कि हम सबको दिखाई देता है, लेकिन जो अंदर जो है बहुत कुछ है, बहुत विभिन्न प्रकार के अंग हैं, वो मिलके जो है हमारे शरीर की जो है संरचना करते हैं। तो जैसे कि हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा सर है उसके अंदर हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारी छाती है वहां पे हमारे फेफड़े, हमारा दिल होता है, हमारे पेट में हमारा, हम जिसको पेट कहते हैं, एक्चुअली में वो पेट को हम क्या कहते हैं, भानुमति का खजाना होता है ये एक तरह के, इसके बहुत सारे अंग से बना हुआ होता है, जिसमें कि हमारा उदर है, हमारा जठर है, हाँ, हमारी आंतें होती हैं, हमारा पैंक्रियास अग्नाशय होता है, हमारा जिसको यकृत, जिगर जिसको हम लिवर कहते हैं, हमारे जो है वृक्क, किडनीज होती हैं। यहाँ पर ना मैं आपको बोलूंगी कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी दोनों, हिंदी में कोशिश करूंगी, लेकिन हम ना ये जो टर्म्स है ना इंग्लिश में ज्यादा यूज करते हैं, तो हम बहुत इजीली से समझ लेते हैं। जैसे कि किडनीज है, किडनीज को वैसे हम हिंदी में वृक्क बोलते हैं, लेकिन किडनी हम लोग इजीली समझ जाते हैं, स्टमक भी समझ जाते हैं। तो अगर किसी को कहीं पर कुछ भी अगर लगे कि कोई भी उस लैंग्वेज में नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज नोट डाउन कर ले और मुझसे बातें पूछ सकते हैं। तो हमारे आते हैं, हमारा जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर का मतलब होता है थैली, लेकिन यहाँ पर इसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलेंगे, मतलब जो हमारा यूरिन कलेक्ट होता है, हमारा पेशाब जिस थैली में इकट्ठा होता है, तो वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर भी होता है ना, ये दिखाओ, ये देख रहा हो आप लोग, ग्रीन कलर का है गॉल ब्लैडर। ब्लैडर का मतलब सिर्फ एक थैली होता है, उसके अंदर जो चीज रखी हुई होती है उस हिसाब से उस अंग का जो है नाम बन जाता है। फिर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, तो ये सारे हमारे अंदर के सिस्टम्स होते हैं। तो हर सिस्टम को समझने के लिए, अब देखो मस्तिष्क कहाँ है, हमारा सबसे ऊपर है,
और नीचे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, फिर हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों के बीच में दिल है। अब ये चीज कौन सी कहाँ पर है एनाटॉमी पढ़ने के लिए, कि भाई कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है, ये हमें समझाने के लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं, जिससे कि हमें ये समझना आसान हो जाए। अगर हम बोलेंगे हमारे शरीर के अंदर दिल है, फेफड़े हैं, किडनी है, भैया कहाँ है? अच्छा किडनी तो ना हमारे पेट में है, अच्छा पेट में कहाँ है? पेट में भैया पेट में ही तो है, लेकिन कहाँ पर है एक्चुअली इसको समझने के लिए हम, अगर इस पिक्चर को आपको बताऊंगी कहाँ है, ये हमारे स्टमक के नीचे है ना, तो बिलो, स्टमक के नीचे है। तो ऐसे ही कुछ टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं, वो हमें एनाटॉमी पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, ताकि हम उसको इजीली समझ सके। एक मिनट में, कुछ लोग शायद एंट्री करने के लिए हैं, यही थोड़ा सा सबको मैं कहूंगी कि प्लीज पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो, आप लोग समय पर आ जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो ये हमारे हैं इंटरनल ऑर्गन्स। अब हमारे जो कुछ हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को पता होना चाहिए, जो कि हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है, कुछ डायरेक्शंस, बॉडी प्लेन्स, हमारे जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, हमारी शरीर में जो गति होती है, या हमारे शरीर के अलग अलग विभिन्न जो भी जगह हैं, उन सबका कुछ ना कुछ जो है ना नाम दिया हुआ है। कोई खाली जगह है, कोई ऊपरी की तरफ है, कोई भीतरी सतह है। ये सब चीजों को समझने के लिए ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी इंग्लिश में ही आप समझेंगे तो रहेगा, क्योंकि यूजुअली हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, जहां हिंदी का इसका रूपांतर हो सकता होगा मैं वो आपको समझाऊंगी। अब जैसे कि पहली पिक्चर में हम देख रहे हैं, ये पिक्चर जो हमें दिखाती है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमी पढ़ने के लिए हम किसी भी मानव शरीर को उसे एक पोजीशन में खड़ा करते हैं, एक स्थिति में खड़ा करते हैं। वो स्थिति होती है ये, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, दिस इज अ वेरी नेम। जैसे हम जब हम कॉलेज में भी गए थे, जब हम मेडिकल कॉलेज में भी, तो हमारी रैगिंग जो होती थी उस समय, आजकल तो खैर बैन है, तो हम लोगों के सीनियर्स हमें वहीं पे ये एक्चुअली रैगिंग में पढ़ाइयां भी शुरू हो जाती, कहते चलो सब लोग एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाओ। अब भाई हमें तो पता नहीं, एनाटॉमिकल पोजीशन सिंपल है कि सीधे खड़े होना है, पैर आपस में आपके मिले रहेंगे और हाथ आपस में बॉडी के सटे रहेंगे, और इसमें जो है आप देख रहे होगे सारी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई होती है, उंगलियों का रुख नीचे की ओर और खुली नहीं रहती उंगलियां, बस इस तरह से। दिस इज द सिंपल एनाटॉमिकल पोजीशन। इसको पढ़ने से हम अपने अंदर के या बाहर के जो भी पार्ट्स होते हैं बहुत इजीली उनको समझ लेते हैं। अगर हम अपने योग की तरफ कहेंगे तो हमारी जो होती है कौन सी, समस्थिति। समस्थिति, लेकिन समस्थिति में शायद हमारे उंगलियों जो हथेलियां होती है हमारे शरीर से टच होती हैं साइड पे, मतलब, और हमारे हथेली का पिछला हिस्सा दीवार की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पे हथेलियां सामने की तरफ रहती है। दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन। अब इस एनाटॉमिकल पोजीशन में इस एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर हम देखते हैं तो एक टर्मिनोलॉजी हम आती है हमारी सुपीरियर। सुपीरियर का क्या मतलब होता है? सुपीरियर का मतलब होता है कि सर की तरफ, जो चीज हमारे ऊपर की तरफ, सर की तरफ होती है, हम उसको सुपीरियर बोल देते हैं। ठीक है, और जो चीज पैरों की तरफ होती है वो होती है इंफीरियर। एक टर्म आएगी सुपीरियर, एक टर्म आएगी इंफीरियर। ठीक है, इसमें कोई छोटा या बड़े की कोई बात नहीं है कि भाई वो है, इसमें सिर्फ सुपीरियर इंफीरियर में है जो अंग हमारा या बॉडी पार्ट सर की तरफ होगा वो हमारा सुपीरियर होगा, जो पैरों की तरफ होगा वो इंफीरियर होगा। ओके, हम सुपीरियर को एक और शब्द इसके लिए बोलते हैं क्रेनियल। क्रेनियल क्यों? क्योंकि हमारे जो मस्तिष्क का जो नाम होता है, मतलब यहाँ पर हमारी जो एक हड्डी होती है उसका नाम भी उसी से रिलेटेड होता है, उसको हम क्रेनियम बोलते हैं, इसीलिए क्रेनियल भी शब्द यूज होता है। तो सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा दूसरा टर्म होती है मीडियल। मीडियल मतलब बीच की तरफ, जो चीज हमारे बीच की तरफ आएगी। एक हम अगर हम एक रेखा सोच के चलते हैं कि हमारा शरीर एक मध्य रेखा है जा रही है हमारे शरीर में, तो
उस मध्य रेखा के पास जो भी अंग आएगा वो हमारा मीडियल कहलाएगा, मतलब मीडियल है वो किसी और अंग के रिलेशन में, यहाँ पे किसी और अंग के रिलेशन में हम समझ रहे हैं। और जो बाहर की तरफ रहेगा, साइड की तरफ रहेगा, उसको हम लेटरल बोलेंगे। अब मैं इसका एग्जांपल देके समझाती हूँ सुपीरियर और इंफीरियर का। अब इसमें हमारी जो आईज हैं और हमारे नीज हैं, उसमें सुपीरियर कौन होगा? आइज। और इंफीरियर कौन सा होगा? नी। वेरी गुड। अब हम मीडियल और लेटरल को समझेंगे। मीडियल में अगर हमारा यहाँ पर जो है ये हमारा चेस्ट ही मान लीजिए, और हम यहाँ पे कोहनी, तो चेस्ट और हमारी एल्बो, चेस्ट हमारी कौन सी हो गई? मीडियल हो गई, हमारी लेटरल हो गई। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और हम जो है मीडियल और लेटरल बोलते हैं। ये जो काउडल जो शब्द है ये इंफीरियर के लिए है, ये लेटरल के लिए नहीं है। ये काउडल जो है इंफीरियर, क्रेनियल सुपीरियर का है और इंफीरियर के लिए काउडल है। और जो हमारे पैर के जो यहाँ पर है डॉर्सल सरफेस ऑफ फुट, इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अब हम अगर बॉडी को साइड से देखते हैं, अगर साइड में भी हम अपने शरीर को एक बीच की रेखा, एक इमेजिनरी लाइन हम एक इमेजिन करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा शरीर एक मध्य रेखा, इसको हमने कर दिया है, तो उस मध्य रेखा से जो आगे वाले जो भी हमारे उसके ऑर्गन्स होंगे, जो भी अंग होंगे, वो हमारे कहलाएंगे एंटीरियर और पीछे वाले कहलाएंगे पोस्टीरियर। और जो भी हमारे अंग होंगे, यूजुअली ऊपर तो हमारी क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, तो हम अक्सर उसी को ही इमेजिन करके चलते हैं। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो एंटीरियर जो आगे की तरफ हुआ और पोस्टीरियर जो पीछे की तरफ हुआ। और एंटीरियर को हम दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? वेंट्रल। और पोस्टीरियर को हम डॉर्सल भी बोलते हैं, ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल। तो ये अलग अलग हमारे हैं, आगे वाला एंटीरियर, पीछे, पा से पीछे पोस्टीरियर, आ से एंटीरियर। ओके, सिंपल। ये हमारा जो है ये लेटरल व्यू था। अब हम अपने शरीर को 3 इमेजिनरी लाइंस में या प्लेन्स में, हम प्लेन्स में डिवाइड करते हैं ताकि हमें ऑर्गन्स को समझना है, कौन सा ऑर्गन कहाँ है वो और इजी हो जाए। सिर्फ देखिए, ऑर्गन को बाहरी ही रूप में समझना नहीं कि सिर्फ हम अपने मस्तिष्क की, घुटने की, एल्बो की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी अंग की भी बारे में पढ़ते हैं, सिंपल एक हम उठा लेते हैं अपनी किडनी को भी, किडनी के भी अंदर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म और उसके अंदर भी जो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बारे में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, उधर भी कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, तो ये सारी जो सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब वहां पर ही यूज होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ एक सामान्य शरीर में, ये इमेजिनरी लाइंस हम एक 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 अंदर के सेल तक हम इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए यूज होती है। इसीलिए एनाटॉमी पढ़ाने से पहले इन सब के बारे में आपको समझा रही हूँ। अब हम प्लेन में डिवाइड करते हैं अपने शरीर को। तो प्लेन में अगर हम एक मध्य रेखा हमारे बीच में से बिल्कुल जाती है, मध्य रेखा एक प्लेन हम मान रहे हैं, अब ये रेखा नहीं है, एक प्लेन है जो हमारे शरीर को 2 भागों में बांट देता है। और वो जो है दोनों की साइड में, राइट साइड और लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो नाक के बीच में से ही जाएगा, कहीं से भी ये प्लेन जा सकता है, मध्य जरूरी भी नहीं है। वो प्लेन जो हमारे शरीर को 2 साइडों में डिवाइड करता है वो होता है सेजाइटल, जो हमारे साइड में, राइट साइड, लेफ्ट साइड है ना, वो कहीं, और ये जरूरी नहीं कि हमेशा मध्य में हो ये वाला, ये कहीं पे भी हो सकते हैं। दूसरा है कोरोनल। कोरोनल वाला जो है हमारे शरीर को आगे पीछे वाले, जो जैसे ये जो लाइन जा रही थी ना, ऐसे ये लाइन हमारी जो जाती है कोरोनल जो होती है, ये हमारे शरीर को आगे और पीछे वाले हिस्से में जो है उसमें विभाजित करती है, ताकि हमें आगे का जो भी अंग को समझना है इजी हो जाए। और फिर अगर हम अपने शरीर को ऊपर या नीचे, है ना, एक जो है हॉरिजॉन्टल लेटी हुई जो प्लेन में हम करते हैं, वो हमारा क्या करता है, ऊपर के अंग और नीचे के अंग, या ऊपर जो भी जैसे सुपीरियर इंफीरियर को, ये हमारा होता है ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। तो ये इस तरह से ये जो चीजें होती है हमें आगे के स्ट्रक्चर में पढ़ने के लिए मदद करती है। जैसे कि एनाटॉमिकल पोजीशन मैंने आपको दिखाई थी कि जो कोई भी जो मानव शरीर है उसको हम जब सीधा खड़ा करते हैं, हाथ उसके साइड पर जो है
लटके हुए होते हैं, हथेलियों का रुख सामने की तरफ होता है और अंगूठा जो है बाहर की तरफ होता है, पैर उसके बिल्कुल सीधे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और उंगलियां उसकी आगे की तरफ। ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है। प्लेन्स अभी मैंने आपको बताया, एक इमेजिनरी लाइन जो कि हमारे शरीर को विभाजित करती है अलग अलग, उसमें हमें समझने के लिए स्लाइसेस में हम किसी भी ऑर्गन को, स्ट्रक्चर को, सिर्फ शरीर को ही नहीं, मैंने अभी यह बताया था, ऑर्गन या स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी बहुत होता है, जैसे कि सजाइटल है, कोरोनल है ना, ट्रांसवर्स है, ये सब। फिर डायरेक्शनल टर्म्स, अब डायरेक्शनल टर्म्स अभी कुछ हमने पढ़ी थी, जैसे कि एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, वेंट्रल डॉर्सल, जो कि अभी वेंट्रल डॉर्सल तो हम इसी को ही बोलते हैं, सुपीरियर इंफीरियर, अभी आगे के पिक्चर्स में हम इनको और डिटेल में देखते हैं। और फिर हमारे शरीर की कुछ मूवमेंट होती है, हमारा शरीर जो है चलायमान है, गति होती है ना, तो वो जो गतियां हैं अलग अलग उसमें, क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो अलग अलग आसन में आपके अलग अलग बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं। आप सिंपल सी ग्रीवा शक्ति चालन क्रिया करते हो, सभी को पता है सूक्ष्म कैसे होते हैं, कितने प्रकार की हमारी ग्रीवा शक्ति क्रिया है, 4 तरह की है। तो चारों में हमारे शरीर की क्या होती होंगी, गर्दन की क्रिया अलग अलग तरह की होती होंगी। तो वो जो मूवमेंट्स अलग अलग तरह के होते हैं वो हमें समझने होंगे, पिक्चर्स के माध्यम से भी समझाऊंगी। उन मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं, एबडक्शन, एबडक्शन, वो अभी हम पिक्चर के साथ साथ समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे एनाटॉमिकल रीजन्स भी हैं, कुछ क्षेत्र हमने अपने शरीर के अंदर उनको अलग अलग रूपरेखा से पढ़ते हैं, ताकि हमारा पढ़ना, पूरे मानव शरीर को एक साथ पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये है, जैसे कि हमारे मुख्य रूप से हमारा सर है, गर्दन है, हमारा जो है वक्षस्थल है, छाती है, पेट है ना, इस तरह के अलग अलग हम उनको देखेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स की यहाँ पर हम दोबारा से देख लेते हैं। पहले मध्य रेखा मैंने आपको बताई थी, मध्य रेखा के पास क्या होता है, मीडियल, मध्य रेखा से दूर होता है लेटरल। ठीक है, और राइट लेफ्ट साइड ये सबको पता ही है, दायां और बायां, वाम और दक्षिण, आप सभी समझते हैं। लेफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, बाया। और अपने योग में क्या कहते हैं, वाम। वेरी गुड। वाम भागी। राइट को क्या कहते हैं, दक्षिण भागी। दायां और दक्षिण, यस वेरी गुड। दक्षिण यहाँ पर कोई ये ना सोचे कि साउथ की बात है, लेकिन ये राइट लेफ्ट आप योग के साथ है कि आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक यहाँ पर और पोजीशन दिखाई दी, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल। अब ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल कैसे हम समझेंगे, डिस्टल मतलब दूर, प्रॉक्सिमल पास, दा से दूर, दा से डिस्टल, पास से पास, पास से प्रॉक्सिमल। ये कैसे है, डिस्टल और प्रॉक्सिमल हम किसको कहेंगे, जो शरीर के अंग से जुड़ा हुआ है। मान लो ये मेरा जोड़ है, कंधा है, ठीक है, यहाँ पर जोड़ है, बाकी तो हाथ मेरा लटका ही हुआ है ना, मुख्य रूप से मेरा सेंटर ऑफ द बॉडी ये है। ठीक है, हम सेंट्रल इसी को ही मान के चलेंगे, आगे भी आपको पता चलेगा, और हमारे हाथ पैर इसके साथ अटैच है। तो जहां जो अटैचमेंट के पास है वो प्रॉक्सिमल, और जो अटैचमेंट से दूर है वो डिस्टल। यहाँ पर ये अटैचमेंट है हिप जॉइंट हमारा, तो यहाँ पे जो पास होगा वो प्रॉक्सिमल और दूर वाला डिस्टल। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मेरा जो कोहनी है और मेरी जो है कलाई है, तो कलाई और कोहनी में से कौन सा डिस्टल हुआ, कौन सा प्रॉक्सिमल हुआ, शोल्डर जॉइंट जो है वो कोहनी तो प्रॉक्सिमल हुआ मैम, कोहनी हो गया डिस्टल हुआ प्रॉक्सिमल एंड वो प्रॉक्सिमल, रिस्ट है वो डिस्टल। कोहनी हमारी प्रॉक्सिमल है और हमारी कलाई डिस्टल, क्योंकि यहाँ पे जुड़ाव जो था दोनों अंगों में से, कोहनी पास थी तो प्रॉक्सिमल में है, कलाई दूर है तो डिस्टल है। ऐसे ही यहाँ पर एग्जांपल हम देंगे अपने घुटने का और अपने एंकल का या एड़ी का, तो घुटना जो है प्रॉक्सिमल होगा और एड़ी हमारी डिस्टल होगी। ठीक है, और अभी सुपीरियर इंफीरियर मैंने समझाया था, जो सर की तरफ है सुपीरियर है, इसका दूसरा नाम क्या था, क्रेनियल, और दूसरा उसके अपोजिट है, पैरों की तरफ कौन सा है, इंफीरियर है, इंफीरियर का दूसरा नाम क्या है, काउडल। ठीक है, हाँ, और अभी डिस्टल और प्रॉक्सिमल यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से समझ सके हो। अगर हम साइड से एक और इमेजिनरी लाइन को करते हैं, तो आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, एंटीरियर को हम वेंट्रल भी बोलते हैं, पोस्टीरियर को हम डॉर्सल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कई बार टर्मिनोलॉजी आपको रिपोर्ट्स देखते हो, किसी की एक्सरे की, अल्ट्रासाउंड की है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएंगी, है ना, तो ये पता होनी चाहिए।
इस पिक्चर के माध्यम से इसी चीज को हम दोबारा पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट में करूंगी, अगर नहीं किसी को समझ आए तो प्लीज आप मुझे बता देना। एंटीरियर जो था आगे की तरफ उसको हम वेंट्रल भी कहते हैं, पोस्टीरियर था पीछे की तरफ वो हम डॉर्सल भी कहते हैं, सुपीरियर सर की तरफ, इंफीरियर पैर की तरफ, मीडियल मध्य रेखा के पास, लेटरल मध्य रेखा से दूर, प्रॉक्सिमल जो शरीर जहां से जुड़ा हुआ है उसके पास, उस जोड़ से दूर जो है वो डिस्टल, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल जो ऊपरी सतह होती है वो ऊपर, जितना ऊपरी सतह के पास वो सुपरफिशियल, और जो जितना गहराई में जाएगा वो हमारा डीप होता है। ओके, आगे चलती हूं मैं। तो यहाँ पर फिर से वही चीज दोहराई गई है, एग्जाम्पल के साथ है। तो एंटीरियर टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, अभी आपको बताया, तो जो आगे की तरफ फ्रंट ऑफ द बॉडी की तरफ है उसका एग्जाम्पल है नी कैप इज ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ द लैप। जैसे हमारे आगे क्या है, हमारा नी कैप, जो हमारा घुटने की जो कहते हैं ना ढक्कन, हम इसको कहते हैं, है ना। ये देखो जो यहाँ पर आपको दिखाई देता है, वैसे यहाँ पे एक हड्डी होती है, नी कैप है, आगे की तरफ है, पीछे नहीं है, तो दैट इज एंटीरियर। पोस्टीरियर टुवर्ड्स द बैक, पीछे की तरफ वाला पोस्टीरियर था, और पीछे का एग्जांपल क्या है, शोल्डर ब्लेड्स आर पोस्टीरियर टू द रिब्स। हमारे जो शोल्डर पे यहाँ पर एक हड्डी होती है उसको हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, और हमारी पसलियां आगे हैं, तो पसलियों से हमारी जो शोल्डर ब्लेड है वो पोस्टीरियर है। ओके, अब हम सुपीरियर इंफीरियर का देखेंगे। सुपीरियर हेड की तरफ, इंफीरियर फीट की तरफ। हार्ट इज सुपीरियर टू द स्टमक, सुपीरियर में हमारा दिल ऊपर होता है और हमारा जठर नीचे होता है ना। चेस्ट इज इंफीरियर टू द नेक, छाती हमारी नीचे होती है, गर्दन हमारी ऊपर होती है। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे सब बताया है। मीडियल कौन सा है, हमारा पैर का बड़ा अंगूठा, छोटी उंगली से क्या होगा, अंदर की तरफ है तो मीडियल है। और वही बात हमारे हाथों में अलग हो जाएगी, क्योंकि एनाटॉमिकल, यहाँ पे हाथ इन्होंने साइड में करे, पर एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारे अंगूठे साइड पर आते हैं। तो यहाँ पर अंगूठे का जो हाथ का अंगूठा है वो क्या होगा, वो होगा लेटरल, ठीक है, बाहर की तरफ होता है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल में हमने समझा था, हिप इज प्रॉक्सिमल टू द नी, हिप यहाँ पर ऊपर पड़ता है अटैचमेंट के, तो वो प्रॉक्सिमल है ना, और हमारा नी डिस्टल है। और रिस्ट और एल्बो का हमने एग्जांपल समझ चुके हैं। सुपरफिशियल और डीप में हम क्या समझेंगे, स्किन इज सुपरफिशियल टू द मसल, मतलब स्किन जो है वो मसल से सुपरफिशियल है, वो और बाहर की तरफ है। और लंग्स आर डीप टू द रिब्स, जो डीप में कौन से हैं, हड्डियां हमारी रिब्स ऊपर होती है, और उसके अगर हम डीप की बात करेंगे तो हमारे लंग्स और डीप में होते हैं। प्लेन्स की बात मैं पहले कर चुकी हूँ, थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ, अगर नहीं समझ आए तो बोलना। ट्रांसवर्स प्लेन, हमने एक जो लेटी हुई जो एक प्लेन को इमेजिन किया था, जो हमारे शरीर को दो हिस्सों में विभाजित कर देता है, जो कि हमारा सुपीरियर और इंफीरियर एक जो प्लेन होता है, ये हमारा सुपीरियर और इंफीरियर में समझने के लिए ये मदद करता है। फ्रंटल हमारा जो होता है ये एंटीरियर और पोस्टीरियर जो हमारे को समझने में मदद करता है। सजाइटल साइड में राइट साइड और लेफ्ट साइड, या मीडियल और लेटरल को समझने में मदद करता है। इनकी इस प्लेन्स ऑफ मोशन, ये जो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन, इन सबसे हम अपने सिर्फ बाहरी शरीर नहीं, अंदर एक एक अंग के बारे में भी हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। वहीं पर दोबारा आया है हमारा, पहला है कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन, दूसरा नाम है कोरोनल या फ्रंटल प्लेन, एक ही बात है, जो कि हमारे शरीर को फ्रंट और बैक, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर में हमारे डिवाइड करता है। सेजाइटल साइड में करता है, राइट और लेफ्ट में, या जो भी हमारा मीडियल और लिटरल में भी ये मदद करता है। ट्रांसवर्स हमारा सुपीरियर और इंफीरियर में। अब हमारा जो पेट, जो मैंने बताया था भानुमति का पिटारा है, इसके अंदर बहुत कुछ होता है। उसको समझने के लिए वहां पर भी एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो हम उसको दो रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, इस तरह से आप देख रहोगे, दो ऊपर लंबाई में रेखाएं हैं और दो इस तरह से लेटी हुई, तो ये हमारे पेट को 9 हिस्सों में विभाजित करती हैं। तो ये 9 रीजन हमारे पेट में बनते हैं, जो कि हमारा कौन सा ऑर्गन, कौन सा अंग कहाँ है वो समझने में इजी हो जाता है। कई बार डॉक्टर्स, आप देखे होगे ना, ऑपरेशन करना है या चेक करना है तो उसको पता होता है, तो दूसरा आएगा उसको समझाने के लिए, भाई कहाँ पे क्या था, अगर सीनियर डॉक्टर आया तो वो बोलेगा कि नहीं, इसके राइट लंबर रीजन में इट्स वेरी पेनफुल एंड इट्स वेरी टेंडर रीजन ऑल्सो। तो जो भी है, मतलब वो इस तरह से बताते, तो ये रीजन हमें मदद करता है कि वहां पर हमारा क्या है। इसको अगर अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बस
इस तरह से ये पेट को रीजन को हम करते हैं। तो अगर हम करते हैं बीच से शुरुआत करते हैं, बीच में आप सबको पता है आपका नाभि का रीजन होगा, नाभि को हम अम्ब्लाइकल भी बोलते हैं, तो दिस इज द अम्ब्लाइकल रीजन। नाभि के ऊपर से जो हमारा पेट का रीजन आता है उसको हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, और नाभि के नीचे वाले का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है ना। अब इसके राइट और लेफ्ट साइड हो गए दोनों बीच वाले हिस्से के। तो जो ऊपर वाला जो होता है वो हमारा यहाँ पर होता है हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। फिर हमारा यहाँ पर लंबर रीजन होता है, और नीचे वाला लंबर रीजन, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है रीढ़ की हड्डी जो लंबर वर्टिब्रा होती है वो इस तरफ आती है। ऊपर तो क्योंकि हमारी यहाँ पे रिब्स है ना, इसलिए हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आता है, और नीचे यहाँ पे हमारी हिप बोन की जो इलियक बोन होती है, इसीलिए यहाँ पर राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। यहाँ पे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं या जो भी स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने के लिए मदद करता है। अब हमारे शरीर के अंदर सब कुछ ये जो भरा भरा है ना, हमारे शरीर के अंदर क्या है, खाली जगह है ना। हाथ पैरों में खाली जगह नहीं आप देखोगे। हमारा जो बीच का स्ट्रक्चर जो मैंने कहा था मुख्यतः रूप से होता है, ये खाली जगह है। ये खाली जगह को क्या बोलते हैं, गुफा है, गुफा को अंगों से भरा गया है। इस खाली गुफा को क्या बोलते हैं हम, बॉडी कैविटीज। तो दे आर द 3 मेजर बॉडी कैविटीज बेसिकली, अगर हम मान के चलते हैं उसको अभी हम देखेंगे कैसे। तो उन खाली गुफाओं में, उन कैविटीज में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण अंग जो हैं वो इनके अंदर हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर अगर हम इमेजिनरी लाइन अगर हम एक सोचते हैं, मैंने जब पहले बोला था कि रीढ़ की हड्डी के उससे हम समझ के चलते हैं, तो वहां पर हमारी जो उस इमेजिनरी लाइन के हिसाब से हम समझेंगे। तो हमारी डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल कौन सी थी, जो पिछले की तरफ थी, डॉर्सल कैविटी पीछे थी ना, पोस्टीरियर कैविटी भी बोलते हैं। डॉर्सल का दूसरा शब्द पोस्टीरियर भी है। वेंट्रल का क्या था, एंटीरियर। तो ये है वेंट्रल कैविटी। हम अपने शरीर को 2 हिस्सों में समझ के चलते हैं फिलहाल यहाँ पर, डॉर्सल कैविटी और वेंट्रल कैविटी। डॉर्सल है कौन सी, पीछे की तरफ। अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे तो हमारी कौन सी कैविटी आ रही है, एक ये जो हमारी जो हरे रंग की जो दिखाई दे रही है, उधर क्या है, हमारे ये जो दिमाग का जो खाली हिस्सा है। मैंने बताया था इस शब्द को हम ऊपर की तरफ जो दिमाग वाले हिस्से को हम क्रेनियल शब्द भी यूज करते हैं। तो ये है हमारी क्रेनियल कैविटी। और क्रेनियल कैविटी जो हमारा जहां पर दिमाग होता है, और दिमाग से ही हमारी मेरु रज्जु जो निकलती है, वो जिस स्थान से निकलती है वो भी एक खाली स्थान में ही प्रेजेंट है। तो वो भी एक कैविटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कैविटी। इंग्लिश में मेरु रज्जु को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इसलिए इसका नाम है स्पाइनल कैविटी। तो क्रेनियल कैविटी एंड द स्पाइनल कैविटी। ओके, अब हम बात करते हैं आगे वेंट्रल कैविटी। डॉर्सल कैविटी में हमारी सिर्फ क्रेनियल कैविटी है। वेंट्रल कैविटी जो आगे वाली है, आगे वाली आप देखो कितना बड़ा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। एक हमारी छाती है और एक हमारा पेट है। इस छाती और पेट में हम एक इमेजिनरी लाइन समझ के चलते हैं, तो ये भी कई बारी 2 और इनफैक्ट 3 हिस्सों में भी हम इसको समझ के चलते हैं। हमारा थोरेसिक रीजन है, हमारा जो छाती का रीजन है, फिर हमारा पेट का रीजन है, और फिर एक हमारा पेल्विक एरिया है, ठीक है ना। तो छाती का रीजन और पेट के रीजन में एक छतरी नुमा आकार होता है कि जो कि इन दोनों के अंगों को अलग अलग रखता है, ताकि आप शीर्षासन करें तो कोई मिक्सअप ना हो पाए। तो इसको अलग करने के लिए एक ये जो मसल होती है, इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। ये डिवाइड करती है हमारे थोरेसिक चेस्ट रीजन को और हमारे पेट के एब्डोमिनल रीजन को, ठीक है। एक ये मसल होती है। तो ये 2 हमारी कैविटी हो गई, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी के नीचे भी एक हमारी पेल्विक कैविटी है, जिसमें कि हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो कि हिप बोन के अंदर उसमें आता है। तो इसको भी कई बार हम इकट्ठे भी पढ़ लेते हैं और अलग भी पढ़ देते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई मसल सेपरेट करने के लिए नहीं होती है, हम सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन से ही उस ऑर्गन्स को हम अलग पढ़ते हैं, पेल्विक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी। कई बार इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ओके, आगे चलें, समझ आ गया। इस पिक्चर में और हम देख लेते हैं, ये जो है पीछे का डॉर्सल या पोस्टीरियर कैविटी, आगे की हमारी वेंट्रल कैविटी, पीछे की अभी देखिए हमने कौन सी है,
क्रेनियल कैविटी, इसके अंदर हमारा क्या है, ब्रेन है, मस्तिष्क है, और मस्तिष्क से हमारी क्या निकलती है, मेरू रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकलती है, हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में से जा रही है ना, एक खाली स्पेस में, तो इस ये भी एक कैविटी है, दैट इज अ स्पाइनल कैविटी। ठीक है, और अभी हमने ये देखा था वेंट्रल कैविटी थी पहले हमारी थोरैसिक, थोरैसिक कैविटी को एक हमारी मसल डायफ्राम अलग करती है। फिर हमारी एब्डोमिनल, एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी, उनके अंदर ऐसे कोई डिस्टिंग्विश करने का नहीं है, ये हम अलग अलग, लेकिन समझने के लिए, पढ़ने के लिए उनको अलग अलग समझते हैं। वैसे एब्डोमिनो पेल्विक कैविटीज आर सेम। अब यहाँ पर हमारे जो शरीर के अंदर हड्डियों का ढांचा भी होता है, जो बेसिकली हमारा बेस बनाता है शरीर का, वो हम देखेंगे। तो बीच की जो हमारी हड्डियां होती हैं, बीच का मुख्यतः रूप से है, बाद में आप देखोगे हाथ पैर उससे अटैच है ना, यहाँ पर ही हमारी कैविटीज थी, यहाँ पर और यहाँ पर। इन कैविटीज में हमारे क्या प्रेजेंट थे, वाइटल ऑर्गन्स। ये हमारा वाइटल ऑर्गन्स इसके अंदर था, यहाँ पर भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स थे, और यहाँ पे थे ये हमारे। तो तीन जो खाली स्पेस थे, ये इनकी प्रोटेक्शन करी गई है। प्रोटेक्शन तो होगी ना, जिसके अंदर इतने काम की चीज रखी होगी, तो आप उसको ऐसे थोड़ा ना खुले में छोड़ दोगे, उसको तो भैया बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी, कोई चोट ना लगे, कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इनकी कैविटीज की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ एक एब्डोमिनल कैविटी में हमारी ऐसा कुछ नहीं होती, लेकिन मैं आगे बताऊंगी उसकी भी प्रोटेक्शन कैसे होती है। हमारी बोन्स हमारी उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है, स्पेशली द क्रेनियल कैविटी, फिर हमारी थोरैसिक कैविटी और हमारी पेल्विक कैविटी। ठीक है, और ये हमारे बोन्स के बारे में दिखाया गया है, ये हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो बोन्स के लिए हम एक्सरे यूज करते हैं उनको अच्छे से समझने के लिए। डायरेक्शनल टर्म्स में हम एक बारी दोबारा आ गए हैं। हाँ, अब हम मूवमेंट की बात करेंगे। शरीर के अंदर जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं, आप अलग अलग आसन करते हो, अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं, तो हम अलग अलग उसके लिए टर्म्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा शरीर जो है ना, ये देखो, जब हमारा शरीर मतलब आगे की तरफ झुक रहा है, तो क्या हो गया, फ्लेक्शन। इसमें जो हमारे शरीर का जो एंगल होता है, एक तरह से वो हमारा एंगल कम हो जाता है, एक्यूट एंगल जो हम कहते हैं वो बन जाता है। और जब हम एक्सटेंशन होता है, तो हमारे शरीर का विस्तार होता है। अगर हमारा शरीर मान के चलो सीधी रेखा है, मान लीजिए ये जो पुरुष है ये खड़ा हुआ है, ये आगे झुक गया, उस एंगल को क्या हो गया, अब ये कम हो गया है ना, तो ये हो गया फ्लेक्शन। जब हमारा शरीर खुलता है, दूर जाता है, जहां से जॉइंट है, देखो ये जॉइंट था, यहां से मुड़ा तो शरीर पास हो गया, फ्लेक्शन, और ये यहां से फैल गया, ये हो गया एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद ये हमारी किसकी मूवमेंट हो रही है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी की मूवमेंट हो रही है। अलग अलग जगह की अलग अलग मूवमेंट होती है। फिर है हमारी रीढ़ की हड्डी, हम साइड पर त्रियक ताड़ासन करते हैं, साइड पर उसने घुमा ली, ये कौन सी हो गई, लेटरल फ्लेक्शन, राइट और लेफ्ट दोनों साइड हो सकती है। तो ये थी फ्लेक्शन। पादहस्तासन, हस्तोतान में आपने करे एक्सटेंशन, फिर लेटरल फ्लेक्शन जो साइड पे होती है। फिर आप क्या करते हो, कटी चक्रासन या अर्धमस्तेंद्र में क्या करते हो, आपकी स्पाइन ट्विस्ट करती है, घूमती है, रहती वो एक ही मध्य रेखा में है, यहाँ ये मुड़ गई, ये मुड़ गई, ये मुड़ गई, वो होता है रोटेशन। ये 4 प्रकार की आपकी रीढ़ की हड्डी की मूवमेंट है सारी जिंदगी, लेकिन हम सिर्फ क्या करते रहते हैं, ये वाली मूवमेंट, ये वाली कभी करते ही नहीं है ना। ये करते हैं, ये भी नहीं होता। जिन लोगों में ईगो प्रॉब्लम होगी ना, वो ये कभी कर ही नहीं पाएंगे, देखना वो आगे नहीं झुक पाते हैं, उनकी इतनी स्टिफ बैकबोन होती है। उनको आप कितने भी आसन कराओ, समझाओ उनको ये समझाना शुरू कर दो, भैया थोड़ा सा ना दान पुण्य करो, ईगो छोड़ दो, अपने हृदय का विस्तार करो, तो उनको देखना आसन अच्छा हो जाएगा। तो खैर, कहने का मतलब ये है, हमारी जो स्पाइन की मूवमेंट्स होती हैं ये 4, कई जगह पे 5 कहते हैं, क्योंकि फ्लेक्शन जो है 2 साइड होती है, राइट और लेफ्ट, उसको भी हम कई बार 5 बोल देते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा जो कंधे की मूवमेंट है, यहाँ पर अब हमारे शोल्डर की मूवमेंट हो रही है, शोल्डर की मूवमेंट हो रही है। अगर हम शोल्डर आगे घुमाते हैं तो वो बोलेंगे फॉरवर्ड रोटेशन, पीछे की तरफ घुमाने में क्या कहेंगे, बैकवर्ड रोटेशन। जिनको फ्रोजन शोल्डर की बहुत प्रॉब्लम होती है, आप उन लोगों को ये वाली सूक्ष्म क्रियाएं कराते हो ना, है ना। और फिर क्या होता है, कंधे को ऊपर लेकर जाना इज द एलिवेशन, एंड द नीचे करना
एलिवेशन करें तो उसका अपोजिट क्या करोगे, नीचे भी लाओगे, दैट इज अ डिप्रेशन। ओके, फिर अब हम यही इन कंधों को यहां से देखो ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो गया फ्लेक्शन, एंगल कम हो रहा है, और वही बाजू आप मध्य रेखा से पीछे लेके जाओगे तो ये एक्सटेंशन। मतलब हर जगह पे सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक ही जगह नहीं होगा, इस बॉडी के कमर का अलग हो गया, अब ये शोल्डर का अलग हो गया, गर्दन का अलग होगा, ठीक है, सब बॉडी पार्ट्स का अलग होता है। कंधे में ही हम समझेंगे, एक हमारा मूवमेंट होता है एबडक्शन और एक होता है एडक्शन। अगर हम कंधे को मध्य रेखा से इधर लेके जा रहे हैं, मतलब आप अपने हाथ को जो साइड पर है आप अपने नाभि के पास लेके जाते हो, तो क्या हो गया, आप शरीर को ऐड कर रहे हो, दैट इज एडक्शन। और इसको ऊपर लेके जाओगे एबडक्शन, वापस नीचे लेकर आ रहे हो, दैट इज अ एडक्शन। ऐड कर लिया आपने शरीर के अंदर, उसको ऐड कर लिया, एडक्शन। वापस पास ला रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, एबडक्शन। ऐसे ही अब ये हमारे जो है हिप जॉइंट का यहाँ पर हमने देखा है, अपने पैर को अगर आप सीधे खड़े हो आगे की तरफ ले जाओगे तो एंगल कम हो जाएगा, तो ये होगा फ्लेक्शन। पीछे लेके जाओगे एक्सटेंशन। अगर आप साइड पर लेकर जाते हो, दूर लेके जा रहे हो, एबडक्शन। पास लेकर आ रहे हो देखो अपने शरीर के, उसे एडक्शन। अगर आप साइड में ट्विस्ट कर रहे हो तो बाहर की तरफ पैर को जैसे घुमा लिया, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन। अंदर की तरफ करोगे इंटरनल रोटेशन। अब हम घुटने में देखेंगे, ये हिप जॉइंट चल रहा था, अब हम घुटने में देखें, घुटने को पीछे मोड़ोगे तो हो गया फ्लेक्शन। यहाँ पे पैर को सीधा कर रहे थे तो फ्लेक्शन था, घुटने का देखो ये एंगल कम हो रहा है ना, ये हो गया फ्लेक्शन। अब उसको पैर को, घुटने को जो है सीधा करोगे, एक्सटेंशन। इससे ज्यादा आगे जाएगा नहीं, ये मत कहना कि फिर वो होगा, क्योंकि वो तो हमारा बायोलॉजिकली जो शरीर का निर्माण है। अब हम एड़ी, अब हमारा एडी का जॉइंट है, एडी के जॉइंट को अगर आप आगे की तरफ मोड़ते हो तो देखो पीछे के उसमें ये क्या हमारा आएगा, डॉर्सी फ्लेक्शन। और अगर पीछे खिंचाव कर देते हो पीछे की तरफ तो ये होगा प्लांटर फ्लेक्शन। पीछे का जो हिस्सा है ये प्लांटर होता है, आगे का डॉर्सल होता है, ये हो गया प्लांटर फ्लेक्शन। अगर पैर को अंदर की तरफ मोड़ते हो तो इन्वर्जन, बाहर मोड़ते हो तो इवर्जन। ठीक है, इस पिक्चर में हम समझ लेते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट से ही होता है। तो ये दूर लेके जाओगे तो एबडक्शन, पास लेके जाओगे तो एडक्शन, बाहर की तरफ हाथ घुमाओगे तो लेटरल रोटेशन, अंदर की तरफ घुमाओगे तो मीडियल रोटेशन। ऐसे ही हिप जॉइंट से भी हमारा एडक्शन, एबडक्शन, हिप जॉइंट से बाहर घुमाओगे तो लेटरल रोटेशन, अंदर घुमाओगे तो मीडियल रोटेशन। हिप जॉइंट को ही देखो आप, ये पैर को पूरा आगे लेके जा रहा है तो फ्लेक्शन, पीछे लेके जा रहा है तो एडक्शन। ये सिर्फ देखो ये हिप जॉइंट का ही, और यहाँ पर शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट दिखाया। शोल्डर जॉइंट का भी हमने देखा था एलिवेशन एंड द नीचे डिप्रेशन। अब ये रीढ़ की हड्डी का है, आगे की तरफ झुके तो फ्लेक्शन है, पीछे की तरफ गए तो एक्सटेंशन है। अब कोहनी, एल्बो, एल्बो का है, एल्बो को आप जो है मोड़ोगे तो फ्लेक्शन, ओपन करोगे तो एक्सटेंशन। हथेली का देखो, हथेली से रिस्ट से जो है आपको, आप अपने हाथों को अंदर की तरफ लेके जाओगे फ्लेक्शन, ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो ये एक्सटेंशन। और हमारे हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ कर लोगे तो सुपिनेशन, और हथेलियों के पीछे का हिस्सा ऊपर आएगा तो दैट इज अ प्रोनेशन। ये हमारा गर्दन के लिए है, देखो ये रिट्रूशन और प्रोट्रूशन। जैसे आप चिन लॉक करते हो ना, जब ग्रीवा शक्ति में भी कई जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी आपने देखा होगा, उनको चिन इस तरह से गर्दन यूं करते हैं ना, आगे करो तो वो दैट इज अ प्रोट्रूशन, और अंदर की तरफ लेके जाना इज अ रिट्रूशन। ठीक है, घुटने का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। और ऐसे ही अगर हम अपने एंकल को पूरा गोल भी तो घुमा लेते हैं, वो होता है सरकमडक्शन। अगर पैर को इस तरह से आपके तलुए को अंदर की तरफ कर ले तो इन्वर्जन, और बाहर की तरफ करते हो तो ईवर्जन। और एंकल को, अपने एड़ी को ऊपर की तरफ खींचते हो तो टॉर्सी फ्लेक्शन, और पीछे की तरफ अपने पंजे जो है आपका पैर का तालू खींचता है तो प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है,
मेरे ख्याल से सारी पिक्चर्स देखिए आप, जो आपको पोजीशन सारी समझ आ गई होंगी। तो हथेली को ये फिर से वही है, आगे की तरफ क्या है फ्लेक्शन, पीछे की तरफ एक्सटेंशन। शोल्डर जॉइंट का, शोल्डर जॉइंट को ऊपर ले जाओगे तो एबडक्शन वापस लेके आओ, जो एडक्शन। और हिप जॉइंट का जो है एबडक्शन बाहर की तरफ, एडक्शन अंदर की तरफ। एल्बो का ऊपर लेके जाओगे तो फ्लेक्शन, सीधा करोगे तो एक्सटेंशन। नी का भी अगर नी को बंद करोगे तो फ्लेक्शन है, खोलोगे तो एक्सटेंशन है। शोल्डर रोटेशन, शोल्डर भी हम चारों तरफ घुमा लेते हैं, जैसे कि हम अपने पैर के पंजे को घुमाते हैं, तो ये भी हमारा होता है सरकमडक्शन। और अपनी कोहनी को मोड़ के आप अपने नेवल पे इस तरह से लेकर आ रहे होते हैं, मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, और बाहर करते हो तो लेटरल रोटेशन। सबको समझ आ रहा है या अगर किसी को कोई डाउट है तो शैल आई कंटिन्यू? चलिए इसको मैं स्लाइड को पूरा कर लेती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद कुछ लोगों की बॉडी में ना बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो नॉर्मली लोगों से भी ज्यादा कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक बियॉन्ड है, या बच्चे होते हैं बहुत ही लचीले होते हैं, उनके जॉइंट्स वगैरह इतने अच्छे उसमें होते हैं। एक मिनट। तो फिर ये है आपका कि हाथों को अगर कोई सीधे से भी पीछे की तरफ लेके चला जाता है, आगे जैसे करते हुए, तो हाइपर फ्लेक्शन, और पीछे से और पीछे हो जाते हैं तो ये होती है आपकी हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। एक मिनट। जैसे मैम जिसका शोल्डर फ्रोजन होगा तो उसको हाइपोफ्लेक्शन उसको होगा। नहीं, हाँ, वो जिसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हाइपर एबडक्शन में भी यही होगा, जो आप जैसे हाथ सीधे से भी बियॉन्ड अगर कर लेते हैं तो हाइपर एबडक्शन, और जो अंदर नॉर्मल जो हमारा होता है स्ट्रेट से और अंदर की तरफ करेंगे तो हाइपर एडक्शन। इसी तरह से जो है, जो नॉर्मल से थोड़ा सा, कुछ लोगों की बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप देखोगे हाथ सीधा करके भी ना उनका एल्बो भी और हो जाता है, तो वो भी उनके फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे शोल्डर का है, ये एल्बो का फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया। अब ये जो बाजू जो, हाँ, यहाँ पे दिखाइए कि ये चीज होती है, अगर हथेली हमारी नीचे है तो प्रोनेशन, हथेली ऊपर है तो सुपिनेशन, लेकिन हम हाथ खड़ा कर लेते हैं, वो क्या होगी हमारी सेमी प्रोन पोजीशन, ठीक है। हम योगासनास में भी देखते हैं, देखिए अलग अलग हम हमारी यहाँ बॉडी, अब ये धनुरासन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम हमारी स्पाइन का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो रही है हमारी क्या, एक्सटेंशन। धनुरासन में भी क्या हो रही है, एक्सटेंशन। नीज का क्या है ना, हर मूवमेंट यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम और डिटेल में देखते हैं तो अलग अलग जो हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है। एंकल की देखो यहाँ पे डॉर्सी फ्लेक्शन हो रहा है, ये बंधासन लिखा है इसमें, है ना। स्पाइन की अलग हो रही है, और गर्दन आगे की तरफ हो रही है, तो गर्दन में फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। नी एल्बो में भी फ्लेक्शन हो रहा है। ये वीरभद्रासन है। तो हर आसन में जो होता है, कहीं ना कहीं ये जो हम मूवमेंट को देखते हैं कि कहाँ पे हमारी कौन सी मूवमेंट हो रही है, ये हमारे मदद करती है। इसको भी हम रहने देते हैं। तो आज का ये हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास था एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, और कल हम एक इसमें और इसको लेके चलेंगे। तो अभी किसी का कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम सजाइटल और लेटरल में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, सजाइटल और लेटरल में क्या डिफरेंस है? सजाइटल और